हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यह सेशन फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल के लिए है। यह सेशन नंबर 8 है, जिसमें कि हम जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था उसका सबसे लास्ट टॉपिक ऑटो ट्रांसफार्मर उसका वर्किंग और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। यह देखिए उसका पिक्टोरियल इमेज है, जो डायग्रामेटिकल इमेज जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होता है और दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कि एक ही बाइंडिंग होता है, जिसमें कि हम टैपिंग करके उसको प्राइमरी और सेकेंडरी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर का फिगर है, यहाँ पर V1 जो है वह, अगर इधर हम सोर्स अप्लाई करते हैं तो V1 जो हो जाएगा वो प्राइमरी बाइंडिंग हो जाए, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पर A से लेकर C तक के ये जो बाइंडिंग है वो प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पर जो V2 है वह लोड, V2 की तरफ लोड कनेक्ट है, तो इसको हम सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी साइड कहेंगे या सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पर जो इसमें नंबर ऑफ टर्न है वह N2 है, जो कि B से C के बीच में जितना भी नंबर ऑफ टर्न इसका है वह सेकेंडरी टर्न है। तब ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिए इसमें लिखा भी गया है कि द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ अ सिंगल बाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर के पास सिंगल बाइंडिंग होता है जो कि आयरन कोर पर होता है। वन ऑफ द कॉइल टर्मिनल इज कॉमन। इसमें से एक जो कॉइल टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। यहाँ पर देखिए C जो है वो प्राइमरी बाइंडिंग जो हम ले रहे थे तो A से C तक लिए थे तो उसमें भी C आया, और देखिए सेकेंडरी बाइंडिंग जो लिए थे B से C उसमें भी C आया। तो यहाँ पर C जो है, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है उसका एक बाइंडिंग जो होता है वो कॉमन, एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए C जो टर्मिनल है वो कॉमन है और B जो है वो मूवेबल टर्मिनल है। इसको हम मूव करेंगे हमारे आउटपुट के हिसाब से, हम कितना आउटपुट हमको चाहिए उसके अनुसार इसको हम मूव करके इसमें नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है द अदर आउटपुट टर्मिनल इज मूवेबल, जिसमें अदर आउटपुट जो ये B है वह मूवेबल टर्मिनल है, जिससे कि हम देखिए उसके बाद लिखे क्या है, सो डैट इट कैन मेक कॉन्टैक्ट विथ एनी टर्न ऑफ द बाइंडिंग, जिससे कि हम किसी भी टर्न, जो बाइंडिंग का किसी भी टर्न है उससे हम इसको कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। चाहे तो यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी पूरा जो बाइंडिंग का जितना भी टर्न है हम कहीं पर भी इसको मूव करके वहाँ पर से हम बाइंडिंग बना सकते हैं। अब देखिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता कैसा है, वो देखिए यहाँ पर हम वीडियो में दिखाने की कोशिश की हैं। जैसे देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर, यही ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसमें ये जो है, ये जो घुमा रहा है, घुमाने से इससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न है उसको घटाया बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ टर्न जो है उसको घटाया बढ़ाया जाता है। उसके अनुसार यहाँ पर देखिए ये जो है वो वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे हम जिस तरह से इसको हम यहाँ नंबर ऑफ टर्न में जहाँ पर उसको हम शिफ्ट करेंगे उस अनुसार यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वह वेरी करेगा। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जनरल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 बाइंडिंग होता है, एक को इनपुट करते हैं दूसरे को आउटपुट करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होता है जिसको कि हम टैप करके उसमें लोड कनेक्ट करते हैं। और वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसमें जो टैपिंग होता है वो एगो कांस्टेंट, अगर ट्रांसफार्मर अगर कंप्लीट हमको एक ही आउटपुट चाहिए तो उसके लिए तो हम वहाँ पर टैपिंग को फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर हमको आउटपुट में वेरी कराना है, वोल्टेज को वेरी कराना है, तो उस केस में जो हम टैपिंग करते हैं वो मूवेबल टैपिंग होता है, जिसमें कि हम टैपिंग को आगे पीछे कर कर उसका वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज है, उसको हम वेरी करवा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं। तो जनरली जो हमारा जनरल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी 2 टाइप होता है, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। तो इसमें भी 2 टाइप होगा, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। लेकिन उसमें क्या था कि जनरली जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दोनों सेपरेट बाइंडिंग होता है, लेकिन इसमें जो बाइंडिंग होगा वो एक ही बाइंडिंग होगा और टैपिंग के थ्रू हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर हमको ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको स्टेप अप बनाना है, तब उस केस में क्या करेंगे कि जो V2 है इधर की ओर हम सोर्स अप्लाई कर देंगे,
इधर की ओर अगर हम सोर्स देंगे और यहाँ पर लोड कनेक्ट कर देंगे तो लोड की तरफ नंबर ऑफ टर्न तो ज़्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गया तो आउटपुट में हमको वोल्टेज जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब सोर्स साइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्न कम है, तो इस केस में क्या होगा कि V2 का वैल्यू जो है वो कम है V1 से, तो मतलब V1 ज़्यादा है, लोड साइड में ज़्यादा है, जिसके कारण कि ये जो होगा स्टेप अप होगा। अगर स्टेप डाउन बनाना है तो V1 की तरफ में हम सोर्स अप्लाई कर देंगे और V2 की तरफ में हम लोड अप्लाई कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि V1 की तरफ में नंबर ऑफ टर्न तो ज़्यादा होगा लेकिन V2 की तरफ में नंबर ऑफ टर्न कम होगा, जिसके कारण कि V1 का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा और V2 का वैल्यू होगा वो कम होगा। तो उस केस में यह जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन होगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में कर रहा है। तब ऑटो ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप स्टेप डाउन बस लोड का जो डायरेक्शन है, लोड का जो पोजीशन है उसको चेंज करके या सोर्स का पोजीशन को हम चेंज करके वेरी करा सकते हैं, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न, हायर नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो लोड साइड में लगा देते हैं, तो उस केस में यह जो होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न जो हायर नंबर ऑफ टर्न है उसको हम अगर हम सोर्स साइड में लगा देंगे तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है कि जब हम प्राइमरी साइड में अगर हम सप्लाई देते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी पार्ट में, उस ईएमएफ के कारण वहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स करते हैं। उस फ्लक्स जो होता है वो लिंक करता है सेकेंडरी साइड में और वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ के वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं उसका नंबर ऑफ टर्न के माध्यम से। अगर हम नंबर ऑफ टर्न को जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे उसका वोल्टेज वेरी करेगा। तो यही बात इसमें लिखा गया है कि देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार व्हेन वी अप्लाई, जब हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई, मतलब एसी को जो हम सप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड में, देन तब एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी पार्ट, तब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है प्राइमरी पार्ट में। ड्यू टू दिस ईएमएफ, उस ईएमएफ के कारण एक फ्लक्स इज प्रोड्यूस विच इज नोन एज प्राइमरी बाइंडिंग फ्लक्स। एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम प्राइमरी बाइंडिंग फ्लक्स कहते हैं। दिस फ्लक्स लिंक द सेकेंडरी बाइंडिंग, या जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी बाइंडिंग को लिंक करता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। हेंस ईएमएफ इज ट्रांसफर्ड इन सेकेंडरी बाइंडिंग, जिसके कारण क्या होता है कि जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी बाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डिटरमाइन, जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम निकालते हैं, उसको हम पहचानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में कितना नंबर ऑफ टर्न है उसके आधार पर हम उसके मैग्नीट्यूड को वेरी कराते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए हमारा इसमें जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो क्या करा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का वो हमेशा 1 से कम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम पीछे जब पढ़ा रहे थे ट्रांसफार्मर तो उसमें बता चुके थे, इसको हम रिप्रेजेंट के से कर रहे थे और इसका वैल्यू जो था लो LV बाई HV था, लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज था, तो उसको हम के से रिप्रेजेंट किए थे। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को टैप करते हैं 50% पर, तब जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो का वैल्यू 0.5 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए वही कर रहा है कि अगर हम उसको 75% पर टैप करेंगे तब उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो 0.75 होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। वही लिखा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर है स्मॉल साइज, ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, उसका वेट जो होता है वो कम होता है और इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसका एफिशिएंसी लगभग 98 पॉइंट से 99 के बीच में होता है इसका एफिशिएंसी। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि यह इलेक्ट्रिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कपल होता है, जबकि जो जनरल ट्रांसफार्मर था वह मैग्नेटिकली कपल था लेकिन इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं था। यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कपल्ड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग है वह एक ही बाइंडिंग है, जिसके कारण दोनों में किसी तरह का आइसोलेशन नहीं है, इसीलिए वह इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड है।
दूसरा पॉइंट कर रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है पावर कांस्टेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद उसका फ्लक्स जो होता है वो भी ओवरऑल जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जनरल ट्रांसफार्मर का भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है, वही बात इसमें भी लिखा गया है। वोल्टेज और करंट जो है वो वेरी करता है नंबर ऑफ टर्न से। जितना नंबर ऑफ टर्न, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज घटेगा। तो वही ऑटो ट्रांसफार्मर का जो अगर हम करंट और वोल्टेज को वेरी कराना चाहते हैं तब हमें नंबर ऑफ टर्न को वेरी कराना पड़ेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव के व्यू से आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो सब कंप्लीट नोट्स जो होता है वो हम प्रोवाइड यहाँ पर कर देते हैं। द लॉसेस आर लेस इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर ड्यू टू सिंगल बाइंडिंग। यहाँ पर सिंगल बाइंडिंग है और इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कपल्ड है, जिसके कारण क्या है कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है, वहाँ पर लीकेज फ्लक्स का कोई चांस नहीं बनता है। जिसके कारण क्या होगा, जब लीकेज फ्लक्स ही कम होगा तो वहाँ पर लॉसेस कम होगा, और लॉसेस कम होगा इसके कारण वहाँ पर इफिशियंसी उसका बढ़ जाएगा, उसका इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगा। तो अगला पॉइंट में वही लिखा गया है कि द इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज मोर एज कम्पेयर टू टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होता है, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग हम यूज करते हैं वो एक ही बाइंडिंग होता है, जिसके कारण फ्लक्स का लीकेज बहुत ही कम होता है, कंप्लीटली वहाँ पर जो है वो लिंकअप हो जाता है। इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस भी कम होता है, क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस होने के लिए वहाँ पर जो जनरल ट्रांसफार्मर था वहाँ पर बाइंडिंग आइसोलेटेड था, इसके कारण वहाँ पर जो हम कॉपर वायर जो यूज कर रहे थे वो ज़्यादा यूज कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर कॉपर लॉसेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम एक ही बाइंडिंग को दोनों तरह से यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कॉपर लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का यूज ही हम कम कर रहे हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर कॉपर लॉस जो होगा वो कम होगा। अब हम इसका एडवांटेज जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला तो एडवांटेज यह है कि यह चीपर होता है। अगर आप मार्केट में सेम रेटिंग का टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेंगे और सेम रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे, तब टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि जो है ऑटो ट्रांसफार्मर उसका कॉस्ट जो होगा वो कम होगा। तो यह चीपर होता है सबसे पहला। दूसरा है कि यह मोर इफिशियंट होता है, ज़्यादा इफिशियंट होता है, क्योंकि इसमें लॉसेज नहीं होता है। लॉसेज नहीं होने के कारण एक सिंपल कारण यही है कि यहाँ पर लीकेज फ्लक्स नहीं हो रहा है, जो भी फ्लक्स हो रहा है वो डायरेक्टली लिंकअप हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर इसका लॉसेस कम हो रहा है, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो दूसरा इसका एडवांटेज यही था कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, अच्छा है। और तीसरा इसका एडवांटेज यह है कि यह लोअर एक्साइटिंग करंट को इसमें लोअर एक्साइटिंग करंट होता है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, जैसे कि पीछे भी बता चुके हैं। अब इसका हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में यह है कि लार्जर शॉर्ट सर्किट करंट, इसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नो आइसोलेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में किसी भी तरह का कोई आइसोलेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही बाइंडिंग को दोनों तरह से हम यूज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आइसोलेशन नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि ओनली यूजफुल फॉर मॉडरेट स्मॉल वोल्टेज चेंज। बहुत ही कम वोल्टेज चेंज के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा वोल्टेज में वेरिएशन के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं। अगर कम वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है तो उस केस में हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था। और चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि फॉल्ट लेवल इसमें जो होता है वो हाई होता है, इसमें जो फॉल्ट होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर फॉल्ट लोड साइड में होता है तो वह डायरेक्टली रेफर हो जाता है सोर्स साइड में, क्योंकि दोनों बाइंडिंग ही जब सेम है तो अगर लोड में फॉल्ट होगा तो सोर्स में जाना ही है। तो वही इसका जो है यह डिसएडवांटेज है। और आपके एग्जाम में अभी तक ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही पूछा है। वैसे हम अभी कंप्लीट एनालिसिस नहीं किए, बस 1-2 साल का हम पेपर देखे हैं, उसके अनुसार हम देखे हैं कि बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है। वैसे जितना मैं बता देता हूँ उतना अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज जो हम इंडक्शन मोटर, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में करते हैं, कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं।
ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज लेबोरेटरी पर्पस में किया जाता है। आप अपना कॉलेज का जो भी लैब होगा वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऑटो ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन मेनली इंडस्ट्री एप्लीकेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि पेपर मिल, फैक्ट्री, ईटीसी में और बहुत सारे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल डिवाइडर। ऑटो ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल डिवाइडर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में जानेंगे। तब देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वह वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर जो है यह वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि लॉसेस जो होता है वह ऑटो ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल डिवाइडर से कम होता है। वही देखिए लिखा गया है कि लॉसेस ऑकर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज लेस कंपेयर टू पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के कंपेरिजन में ऑटो ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होता है वो कम होता है। तो इसी का इसमें पॉइंट लिखा गया कि लॉसेस जो होता है पोटेंशियल डिवाइडर में वो ज़्यादा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में। तीसरा है कि यह मोर इफिशियंट है ऑटो ट्रांसफार्मर, जबकि यह लेस इफिशियंट है पोटेंशियल डिवाइडर। और ऑटो ट्रांसफार्मर कहता है कि इन ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट करंट में भी मोर देन और लेस देन आउटपुट करंट। ऑटो ट्रांसफार्मर में करंट का जो इनपुट करंट है और आउटपुट करंट, इनपुट करंट का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा या कम हो सकता है आउटपुट करंट से, जबकि पोटेंशियल डिवाइडर में जो वोल्टेज होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है इनपुट वोल्टेज। जितना हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उससे जो आउटपुट वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिवाइडर में वो हमेशा ही कम होता है। तो ओवरऑल हमारा सेशन यहीं तक था। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें।